बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो लेबर लेजिस्लेशन से हम आज वो टॉपिक करेंगे जो कि अभी तक नहीं किया है, और आपको मैं स्लाइड पर लेकर के जा रही हूँ जहाँ से हमें आज का ये सेशन स्टार्ट करना है। आपके स्क्रीन पर ये जो सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सब हमने किया हुआ है। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू द चैनल स्मिता सिंह एडुटेनमेंट, आपको सारे सेशंस दिख जाएंगे। मैंने आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वन बाय वन यूनिट वाइज सारे सेशन जो भी मैंने करवाए हैं यूट्यूब पर वो सब आपको मिल जाएंगे। ओके, लास्ट सेशन से जो हमारा लास्ट सेशन था हमने स्टार्ट किया था अप्रूवल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। सो इसके अंदर हमने बात की थी नोटिस बाय ऑक्यूपायर, सेक्शन 7(1) के अंदर देखा था हमने। इंस्पेक्टर सेक्शन 8 के अंदर आता है, ये देखा था हमने। सर्टिफाइंग सर्जन सेक्शन 10 के अंदर आता है, ये भी हमने किया था लास्ट सेशन में। आज का हमारा सेशन होगा हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। सो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स के हेल्थ को किस तरह से देखा जाता है, उनके हेल्थ को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। सेक्शन 11 to 20 of the Factories Act 1948 contains provisions regarding creation of health वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आप सेक्शन 11 to 20 आपको वर्कर्स के हेल्थ के बारे में बताया गया है। ये जो सेक्शंस हैं 11 to 20, इन सारे सेक्शंस में वर्कर्स के हेल्थ की बात की गई है। हम रिस्पेक्टिवली देखेंगे क्या क्या हेल्थ में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि एम्प्लॉयर को फॉलो करना होता है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो सबसे पहला है क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस आता है, किस में आता है, सेक्शन 11 में आता है। सेक्शन 11 के अंदर देखेंगे एवरी फैक्ट्री शैल बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इफ्लुविया arising from any drain, privy or nuisance and in particular। सो क्लीन मतलब कि जहां पर कोई भी सपोज कोई फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको नीट एंड क्लीन रखा जाना चाहिए। वहां पे किसी भी तरह का एफ्लुएंस मतलब ऐसी गंदगी, कीड़ा, कूड़ा करकट या कचड़ा जैसी चीज नहीं रहनी चाहिए जहां पर वर्कर्स काम करते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी हेल्थ की बात आ जाती है। अगर गंदगी रहेगी वहां पर, चीजें नहीं, एनवायरमेंट गंदा रहेगा, इंसान को बीमारियां हो सकती है। बीमारियां भी कई तरीके से पनपती हैं जब गंदे जगह पे आप अगर रहते हैं या फिर गंदे चीज़ों से के कांटेक्ट में अगर आएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि आपका वहाँ का पानी फिर दूषित हो जाएगा। पानी अगर आप पीते हैं या फिर पानी से हाथ पैर मुंह धोते हैं या फिर किसी भी तरह से अगर वो आपके टच में है तो वो चीज़ें आपको नुकसान ही करेंगी। तो सबसे पहले देखा गया कि क्लीनिनेस होना चाहिए, जो कि सेक्शन 11 के अंदर बोला गया कि जहां पर भी फैक्ट्री आप स्टैब्लिश करेंगे वहां पर इन सब चीजों का ध्यान देखेंगे कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें नहीं इकट्ठा हो रही हो जहां पर कि वो गंदगी का एक तरह से माध्यम बने या स्रोत बने। सो वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो बुलेटिन में देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट में देखेंगे accumulation of dirt and refuse shall be removed daily by sweeping or by any other effective method from the floors and benches of workrooms and from staircases and passages and disnoised, just a second, डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सुटेबल मैनर। सो क्या कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे साफ सफाई होनी चाहिए, झाड़ू पोछा लगना चाहिए, स्वीपिंग होनी चाहिए, रूम्स को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, जो स्टेयर्स हैं जो प्रीमाइसेस की वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जहाँ से आप पास करते हैं पासेज जो है कॉरिडोर्स वगैरह वो भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो जो गंदगी है उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए। तो इस तरह से फैक्ट्रीज को नीट एंड क्लीन रखने के लिए कौन से सेक्शन के अंदर बात की गई, सेक्शन 11 के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सेक्शन, सेक्शन 12 में क्या बोला गया है, अभी 11 ही देखेंगे। द फ्लोर्स ऑफ एवरी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ मैं पढ़ते जा रही हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी कि क्या है। मेन आपको याद रखना है कि हेल्थ ऑफ वर्कर्स के अंदर सेक्शन 11 to 20 हेल्थ की बात की गई है, वर्कर्स के सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की गई है, जिसमें सेक्शन 11 में क्लीनिनेस की बात की गई है, सेक्शन 12 में आपको रिस्पेक्टिवली मैं बताऊंगी। सो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर लेंगे कि क्या है एग्जैक्टली।
नेक्स्ट जो आपका बुलेटिन में देखेंगे आप, द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शैल बी क्लीन एटलीस्ट वंस इन एवरी वीक, मतलब हर एक वीक में जो रूम्स है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हर वीक में एटलीस्ट कम से कम एक बार क्लीन किया जाना चाहिए, बाय वॉशिंग, यूजिंग disinfectant where necessary, or by some other effective method where a floor is liable to become wet in the course of any manufacturing process to such extent as is capable of being drained. Effective means of drainage shall be provided and maintained. दूसरा है उसमें टॉपिक देखेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। जो दूसरा है, पहला आपने देखा क्लीनलीनेस है, दूसरा है डिस्पो, मतलब पहले को मैंने इसलिए मतलब आपको मैंने इस पे एक्सप्लेन कर दिया कि ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह से किस लेवल की सफाई होनी चाहिए, कि किस तरह की क्लीनलीनेस होनी चाहिए। लेकिन सेक्शन जो दूसरा टॉपिक आप देखेंगे, दूसरा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, मतलब कि आप जो भी एफ्लुएंट्स है, जो भी गंदगी है, जो कीड़ा है, जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए, मतलब उसको ऐसी जगह पे थ्रो किया जाना चाहिए, फिर डिस्पोज किया जाना चाहिए जहां से मतलब उस प्रीमाइस का बिल्कुल दूर दूर तक नाता ना रहे। वो कौन से अंदर किस सेक्शन के अंदर आता है, वो आता है सेक्शन 12 के अंदर। सेक्शन 13 के अंदर आता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, मतलब जो रूम का टेम्परेचर है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए ताकि अंदर मतलब ह्यूमिडिटी ना हो, सफोकेशन ना हो उस वजह से। तो क्या किया गया वहां पे वेंटिलेशन का एक व्यवस्था की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, और टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात है कि मतलब जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि वहां पर वेंटिलेशन ना हो, वेंटिलेशन नहीं होगा तो वहां का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो जिससे इंप्लॉइज बीमार हो सकते हैं, उनको कई तरह की बीमारियां हो सकती है, सफोकेट हो सकते हैं वो। तो वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए प्रीमाइसिस के अंदर, वो सेक्शन 13 के अंदर दिया गया है। सेक्शन रिपीट हो गया है, थर्ड नंबर पॉइंट 3 बार लिख दिया है, तो इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। चौथा और पांचवा गायब हो गया यहाँ से, मैं एक बार देख लूंगी इसको। 6 देखेंगे, ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब सेक्शन 16 के अंदर बात की गई ओवर क्राउडिंग। प्रीमाइसिस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर एक दूरी भी तय की गई है कि मतलब पर्टिकुलर कितने सेंटीमीटर्स में एक पर्सन होना चाहिए, राइट। सो वहां पर एक दूरी तय की गई है कि इतने सपोज सपोज मतलब 4000 स्क्वायर फीट का कोई प्लेस है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पर वैसा नहीं है कि वहां पे एकदम ठसा ठस भर दें इम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, और वो वहां पे काम कर रहे हैं। नहीं, उसमें भी प्रोविजन है कि इतने इतने हजार मतलब 4000 स्क्वायर फीट में कितने लोग आ सकते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतनी दूरी जरूरी है। एक जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है वर्कर्स के काम करने का, कितना मेंटेन किया जाना चाहिए, मतलब कितना कम से कम होना चाहिए, वो भी ध्यान में रखा जाता है कि उन दोनों मतलब एक स्पेस होना चाहिए, एक पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए वहां पर काम करने के लिए, जिससे कि ओवर क्राउडिंग ना हो। 7 नंबर देखेंगे, लाइटिंग, मतलब प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, सारी चीजें मतलब प्रॉपर लाइट्स वगैरह हो, ये ना हो कि मतलब काम कर रहे सब कुछ मशीनरी का यूज करना है, मशीनरी चलाने के लिए आपको प्रॉपर लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर आप मतलब ऐसी चीजें, जो कुछ मशीनें ऐसी होती है जो बहुत डेंजरस होती है, अगर उनको ध्यान से ना चलाया जाए, उनको ठीक से ऑपरेट ना किया जाए, तो आपकी जान खतरे में आ सकती है, आपके ऊपर मशीन गिर सकती है, या फिर आपका हाथ पैर इसमें चला जाए जिससे कि आप हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। 8 है ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जहां पर इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर पानी की तो जरूरत पड़ेगी, बिना पानी के कोई कैसे सर्वाइव करेगा। तो प्यास लगेगी तो इंसान को पानी की जरूरत पड़ेगी, और पानी की तो पड़नी ही, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग है वहां पर उसको प्यास तो लगेगी, उसको पानी की जरूरत तो पड़ेगी, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सेक्शन 18 के अंदर बोला गया है। लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, मतलब जहां पर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, जहाँ पे आप 9 घंटे के लिए काम करने जा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आप ओवर टाइम भी करते हैं, तो 12-12 घंटे के लिए भी अगर आप काम करते हैं किसी भी प्रीमाइस में जा करके, किसी भी फैक्ट्री में, तो वहां पर ये सारी चीजें होनी चाहिए, आपके खाने पीने से लेकर के आपके डिस्पोज करने के लिए, आपके लैट्रिन्स यूरिनल्स पास करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर। सेक्शन 20 के अंदर देखा गया स्पिटून्स, मतलब अगर सपोज कुछ लोग, मतलब सपोज किसी को किसी वजह से थूकना पड़ गया, सपोज कोई मान लो कोई नशा कोई करता हो, वैसे अलाउड नहीं होता है प्रीमाइसेस के अंदर, बट मान लीजिए किसी वजह से आपको लगे कि लाइक थूकने की जरूरत पड़े, मुंह साफ करना है आपको, तो वो आप थूकेंगे कहाँ, स्पिटून्स होने चाहिए, थूक दान होना चाहिए वहां पर।
सो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि गंदगी ना फैला, क्योंकि जो मेन मोटो है हेल्थ हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की गई है वर्कर्स के। अगर आप थूकेंगे कहीं भी यहाँ वहां तो वहां पे गंदगी फैलेगी और फिर आपको बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो बेटर कि आप हर चीज का एक व्यवस्था करें फैक्ट्रीज के अंदर। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज देखेंगे, सेफ्टी हेल्थ की बात की गई 11 to 20 के अंदर। अब बात करेंगे वर्कर्स के सेफ्टी की, तो सेफ्टी की बात की गई है सेक्शन 21 to 41। देखेंगे, the safety provisions are contained in section 21 to 41 of the Factories Act 1948। पहला है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, फेंसिंग ऑफ मशीनरी सेक्शन 21 के अंदर आया है। इसमें देखेंगे, इन एवरी फैक्ट्री एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ एनी मशीनरी, एवरी मूविंग पार्ट ऑफ अ प्राइम मूवर एंड एवरी फ्लाई व्हील connected to prime mover, the head race and tail race of every water wheel and water turbine, and every part of an electric generator, motor or rotary converter, every part of transmission machinery must be securely fenced by safeguards of substantial construction. The state government is empowered to frame rules in this regard। सो फेंसिंग और मशीनरी के अंदर देखेंगे कि मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, राइट। किस तरह से मशीनरी मूव कर रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मशीनरी में, वो वेल कनेक्टेड है कि नहीं है, राइट। उस स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी व्हील्स, उसके अंदर जो चीजें की जो चीजों जिन पार्ट्स की जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, राइट। और लास्ट लाइन में देखेंगे, must be securely faced by safeguard of substantial construction, the state government is empowered to frame rules in this regard। मतलब इसके रिगार्ड में, मतलब वर्कर्स के सेफ्टी के रिगार्ड में, जहां पर फेंसिंग और मशीनरी की बात आ रही है, इस रिगार्ड में स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि रूल बनाता है। दूसरा देखेंगे सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज के अंदर, पहला देखा आपने फेंसिंग, दूसरा देखेंगे वर्क ऑन और नियर मशीनरी इज मोशन, मतलब मशीनरीज की प्रॉपर मोशन है कि नहीं है। सपोज कोई मशीनरी अब लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद मशीन ही तो है, खराब भी हो सकती है, तो उसका प्रॉपर मूवमेंट है कि नहीं है ये भी चेक करना होता है, वो सेक्शन 22 के अंदर बोला गया है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स। जब आप एम्प्लॉय करते हैं किसी भी यंग पर्सन को मशीनरीज को, डेंजरस मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस होने चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, उसको क्या सेफ्टी दी जाएगी, कि किस लेवल की सेफ्टी होगी, ये सेक्शन 23 के अंदर बोला गया है। फोर्थ है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, मतलब जब पावर को, मतलब बिजली को, लाइट को जब आपको कट करना होता है तो किस तरह, वो सेक्शन 24 के अंदर दिया गया है कि सपोज उसकी वजह से कोई हादसा हो जाता है, एम्प्लॉय के ऊपर कोई मतलब ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर कुछ भी हो सकता है एम्प्लॉयज के साथ कोई, क्योंकि ये सब चीजें डेंजरस होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं, अगर इनका सेफ्टी से इसका यूज ना किया जाए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये सेक्शन 24 के अंदर डिस्कस किया गया है। फोर्थ अगेन रिपीट हो गया है। आगे चलेंगे, सिक्स केजिंग ऑफ न्यू मशीनरी, सेक्शन 26 के अंदर बात की गई है। सेवेंथ में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर, सेक्शन 27 के अंदर बात की गई है। सेक्शन 27 के अंदर बोला गया है कि जो चिल्ड्रन है और वुमन वर्कर्स है उनको एम्प्लॉय करने के लिए नियर द कॉटन ओपनर्स, क्या उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये बात की गई है सेक्शन 27 के अंदर। हॉइस्ट एंड लिफ्ट, सेक्शन 28 के अंदर बात की गई है। लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स, इसको डिस्कस किया गया है सेक्शन 29 के अंदर। 10th है रिवॉल्विंग मशीनरी, सेक्शन 30 के अंदर आता है। प्रेशर प्लांट, सेक्शन 31 के अंदर है। फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, इसकी बात की गई है सेक्शन 32 के अंदर। पिट्स, सम्स, ओपनिंग एंड फ्लोर्स एक्सेट्रा की बात की गई है सेक्शन 33 में। एक्सेसिव वेट्स की बात की गई है सेक्शन 34 में। प्रोटेक्शन ऑफ आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई है सेक्शन 35 में, कि अगर आप कोई ऐसी मशीनरी यूज करते हैं या फिर फैक्ट्री में ऐसा कोई काम है जहां पर कोई ऐसी रेज आती है जिससे कि आपकी आंखें डायरेक्टली हार्म हो सकती है, आपकी आंखों के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ग्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। वो डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्री है, वहां पे किस तरह की रेज निकल के आती हैं, क्या चीजें यूज की जा रही हैं। तो आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की है सेक्शन 35 के अंदर। प्रोटेक्शन 16 देखेंगे, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट्स, इसकी बात की गई है सेक्शन 36 के अंदर।
17th है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल लाइट, सेक्शन 36 ए के अंदर बात की गई है। 18th के अंदर है एक्सप्लोसिव, 18th है एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा, सेक्शन 37 के अंदर आता है। 19th है प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, सेक्शन 38 के अंदर आता है। सेफ्टी ऑफिसर्स सेक्शन 40B के अंदर आता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी ऑफिसर्स किस सेक्शन में आता है, तो आपको याद होना चाहिए दैट सेक्शन 40B के अंदर सेफ्टी ऑफिसर आते हैं। सेफ्टी ऑफिसर में कितने होने चाहिए, मतलब कम से कम, मतलब ऐसे, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितने लोग होने चाहिए कि आपको सेफ्टी ऑफिसर हायर करना ही पड़ेगा। तो वहां पर है कि 1000 वर्कर्स जहां पर है, 1000 या 1000 से ज्यादा वर्कर्स अगर कहीं भी किसी फैक्ट्री में है, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी ऑफिसर हायर करना पड़ता है। कि सेफ्टी ऑफिसर देखता है कि उनकी सेफ्टी के लिए क्या मेजरमेंट यूज कर रहे हैं एम्प्लॉयर, क्या सेफ्टी लेवल है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं है, उस सारी चीजों का मेजरमेंट, सारी चीजों का लेखा जोखा, सारी चीजों का ध्यान सेफ्टी ऑफिसर रखते हैं जहां पर 1000 या 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्किंग है। इन एवरी फैक्ट्री, पहला है वेयर इन 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। दूसरा है और wherein in the opinion of the state government any manufacturing process or operation is carried on which process or operation involves any risk of bodily injury, poisoning or disease or any other hazard to health to the person employed in factory, the occupier shall, if so required by the state government by notification in the official gazette, employ such number of safety officers as may be specified in that notification. Third है the duties, qualifications and conditions of service of safety officers shall be such as may be prescribed by the state government. So safety officer को हायर करने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, कौन बनाता है, वो बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज उनकी होगी, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सेफ्टी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और कितने वर्कर्स पे, जहां पर 1000 या 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्किंग है, वहां पर सेफ्टी ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं। राइट। प्रोविजंस रिलेटिंग टू हजार्डस प्रोसेस, हजार्डस प्रोसेस के लिए जहां पे डेंजरस प्रोसेसेस होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, उनके लिए क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं देखेंगे। The Factories Amendment Act 1987 has inserted a new chapter, namely process, has been defined in section 2CB. It means any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule where, unless special care is taken, raw materials used therein are the intermediate or finished products, byproducts, waste or effluents thereof would be caused would cause material impairment to the health of the persons engaged in or connected therewith, और दूसरा है result in pollution of the general environment. जब हजार्डस प्रोसेस के अंदर क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, वहां पे देखा गया कि जहाँ पे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, और वो ऐसे जगह पे काम करे जहाँ पे हजार्डस चीजें ज्यादा है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है एम्प्लॉय के साथ, तो क्या क्या मतलब क्या क्या चीजों का मेजरमेंट रखा गया, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या प्रोसेसेस है वहां पर। सबसे पहले देखेंगे द प्रोसेस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2CB। ये जो प्रोसेस है वो सेक्शन 2CB में डिफाइन किया गया है। इट मीन्स एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फोर्थ शेड्यूल। ये पहले से शेड्यूल 1 में हजार्डस प्रोसेस को रखा गया है। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा कि शेड्यूल 1 में हजार्डस प्रोसेस का दे दिया जाएगा कि हजार्डस प्रोसेस किस में आएगा, हजार्डस प्रोसेस सेक्शन 1 में है या सेक्शन 2 में या फिर सेक्शन 3 में या फिर सेक्शन 4 में। तो आपको याद होना चाहिए कि हजार्डस प्रोसेस सेक्शन 1 के अंदर आता है। राइट। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हजार्डस प्रोसेस सेक्शन 1 के अंदर आता है। क्वेश्चन यही पूछता है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहां पर आपको मैं आगे भी दिखाती हूँ, आपको आगे पढ़ाऊंगी। थ्योरी को फोकस ना करके आप बिल्कुल मेन पॉइंट को फोकस करिए यहाँ पर, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है मैं उसकी बात करूंगी अभी। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी, सेक्शन 41A।
देखेंगे द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर पर्पज ऑफ एडवाइजिंग इट टू कंसीडर एप्लीकेंट the state government may for purpose of advising it to consider application for grant of permission for the initial locations of factory involving a hazardous process for or for the expansion of any such factory appoint a site appraisal committee it shall consist of पहला है the chief inspector of the state who shall be its chairman जो chief inspector होगा फैक्ट्री का या मतलब the chief inspector of the state who will be its chairman मतलब जो स्टेट का चीफ इंस्पेक्टर होगा वो चेयरमैन होगा किसका साइट अप्रेजल कमिटी का और साइट अप्रेजल कमिटी किसके अंदर आती है सेक्शन 41A के अंदर आती है सो क्या याद रखना है आपको द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट हु शैल बी इट्स चेयरमैन दूसरा है बी देखेंगे a representative of the central board for prevention and control of water pollution appointed by the central government under section 3 of the water prevention and control of pollution act 1974 so क्या कह रहे हैं जो representative होता है central board for prevention and control of water pollution appointed by central government उनको कौन अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत सी है a representative of the central board for the prevention and control of air pollution referred to in section 3 of the air prevention and control of pollution act 1981 so जहां पे वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है वो सेक्शन 3 के अंदर आएगा और जो एयर पोल्यूशन है वो भी सेक्शन 3 के अंदर ही आएगा representative of the central board for the prevention and control of air pollution referred to in section 3 of air ये एक्ट कौन सा है एक्ट 1981 है और जो आपका वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है वो एक्ट 1974 के तहत आया था और आपका एयर पोल्यूशन है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और वाटर पोल्यूशन को और एयर पोल्यूशन दोनों को ही कौन कौन उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन जो उनके एक्ट्स है वाटर पोल्यूशन जो है वो एक्ट 1974 के तहत आया है और जो एयर पोल्यूशन है वो एक्ट 1981 के तहत आया हुआ है डी देखेंगे a representative of the state board appointed under section 4 of the water prevention and control of pollution act 1974 जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट बोर्ड अपॉइंटेड बाय अंडर तो जो रिप्रेजेंटेटिव है किसका of the state board appointed under section 4 of the water prevention and control of pollution act 1974 अगेन इसमें ए बी सी दिया गया है देखेंगे A representative of the state board for the prevention and control of air pollution referred to in section 5 of the air तो यहाँ पे अब बात हो रही है स्टेट बोर्ड की राइट सो क्या है उसमें स्टेट बोर्ड के लेवल पे क्या देखेंगे A representative of the state board for the prevention and control of air pollution referred to in section 5 ये सेक्शन 5 के तहत आता है कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन रिफर्ड टू इन सेक्शन 5 ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 बी है अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट इन द स्टेट सी है अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डी है द एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड representative of the town planning department of the state government right so आपको जो important जहां पे लगेगा मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है
दूसरा देखेंगे कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर सेक्शन 41B। सो ये जो है कंपल्सरी डिस्क्लोजर मतलब जो एम्प्लॉयर के लिए कंपल्सरी हो जाता है कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे इन फ्रंट ऑफ द वर्कर्स। वो किसके अंदर आता है, किस सेक्शन के अंदर आता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 41B। It imposes upon the occupier of a factory involving a hazardous process the following obligations। पहला है, जब कहीं पर भी लगता है कि हजार्डस प्रोसेस है और मतलब बहुत खतरा है, तो वहां पर ऑक्यूपायर को कंपल्सरी डिस्क्लोजर करना पड़ता है, मतलब बातें बतानी पड़ती है कि यहाँ पे ये चीजें हो सकती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे ये घटना हो सकती है। तो वहां पर उस चीज को एम्प्लॉयर को यू नो फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ डिस्कस करना होता है, उनको बताना होता है। पहला है डिस्क्लोजर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेंजर्स एंड हेल्थ हजार्ड्स arising from exposure of handling, storage, transportation and other processes। दूसरा है at the time of registration of the factory, such occupier has to lay down a detailed policy regarding the health and safety of the workers and intimate the policy of the chief inspector and the local authority। सो क्या कह रहे हैं कि चीफ इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए कि क्या हजार्डस प्रोसेस आपके कंपनी में हो है, मतलब ऐसी जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, जो आपकी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें क्या हजार्डस चीजें आ सकती हैं, जो ऐसी क्या चीजें हैं जो कि खतरा हो सकती हैं, खतरा मतलब खतरा पैदा कर सकती हैं, जिससे कि उनकी लाइफ और लाइफ एंड वर्किंग कंडीशन पे इफेक्ट पड़ सकता है वर्कर्स के। तो वो चीजें उनको डिस्क्लोज करना होता है ऑक्यूपायर को इन फ्रंट ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड द and or the in front of the local authority in case of रजिस्ट्रेशन। जब वो रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं अपनी फैक्ट्री का, तो उस टाइम पे उनको जो उनकी जो पॉलिसी होती है, वो सारी चीजें वर्कर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के वो सारी चीजें मतलब उस चीज में रिटन में लिखा होता है, ताकि उस लेवल से जो चीफ इंस्पेक्टर है उस इंडस्ट्री का देख रेख करे, राइट। द इंफॉर्मेशन furnished shall include accurate information as to quantity, specification and other characteristics of waste and the manner of their disposal। तीसरा है specific responsibility of the occupier in relation to hazardous process section 41C। Every occupier of a factory involving any hazardous process shall, पहला है, maintain accurate and up-to-date health records, or as the case may be medical records of the workers in the factory who are exposed to any chemical, toxic or any other harmful substances which are manufactured, stored, handled or transported, and such records shall be accessible to the worker subject to such conditions as may be prescribed। So क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर की, ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिकॉर्ड रखे उन चीजों का जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो सब्सटेंसेस वो यूज करते हैं वो कितना घातक है, कितना खतरनाक है वर्कर्स के लिए, जो स्टोर करने जा रहे हैं जिस सब्सटेंस को वो स्टोर कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है। तो सारी चीजों का लेखा जोखा उनके पास होना चाहिए। और दूसरा देखेंगे, अपॉइंट पर्सन हु पॉजेस क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग विद इन द factory and to provide at the working place all the necessary facilities for protecting the workers in the manner prescribed। So occupier क्या करता है, अपॉइंट करता है पर्सन को, जो वो पर्सन की वेल क्वालिफाइड हो उस पोजीशन को हैंडल करने के लिए, जिसके अंदर वो वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को ध्यान में रखे, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखे, उन हजार्डस प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए उनके वेल बीइंग का ध्यान रखे कि कहाँ पे क्या डेंजर आ सकता है, और वो अपनी जॉब को अच्छे से हैंडल कर पाए, ऐसे पर्सन को अपॉइंट करता है कौन, ऑक्यूपायर। तीसरा देखेंगे, प्रोवाइड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी वर्कर्स। और वो क्या करता है, जो पर्सन अपॉइंट होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन अपॉइंट करता है, प्रोवाइड करता है हर वर्कर्स को, ताकि उनको पता चलता रहे टाइमली कि कोई जो हजार्डस प्रोसेसेस हैं, जो सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, जो क्योंकि जो स्टोरेज है फैक्ट्री का हजार्डस चीजों का, जो सॉरी आई एम अनेबल टू स्पीक दिस
utter this word hazardous, right? So hazardous substance को जो workers use कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो चीजें यूज हो रही हैं, जो स्टोरेज हो रहा है, उन चीजों को हैंडल करने में, उन चीजों के प्रोसेसिंग में कहीं उसका इफेक्ट हजारडुअस सब्सटेंसेस का इफेक्ट कहीं वर्कर्स पे तो नहीं आया है, तो उनका मेडिकल चेकअप टाइमली होना चाहिए और होता है। और उसको हैंडल कौन करेगा? वो पर्सन जो अपॉइंट किया गया है ऑक्यूपायर के द्वारा। बी देखेंगे इसके अंदर, बिफोर सच, ए देखेंगे, बिफोर सच वर्कर इज असाइंड टू अ जॉब involving the handling of or working with a hazardous substance, and b, while continuing in such job, the and after he has ceased to work in such job, at intervals not exceeding 12 months in such manner as may be prescribed। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा गया है। आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, खुद से भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जहां पर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा जोर देना चाहिए उन पॉइंट्स पे, तो मैं दे रही हूँ वहां पर। नेक्स्ट देखेंगे, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमिटी। सो इंक्वायरी कमिटी बिठाने का पावर किसके पास होता है? वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो सेक्शन 41D के अंदर आता है। Permissible limits of exposure of toxic substances comes under section 41F. Workers' participation in safety management comes under section 41G. Right of workers to warn about imminent danger section 41H के अंदर आता है। एंड एट्थ है पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 87A के अंदर आता है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेलफेयर, सो वेलफेयर की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय सेशंस।